प्रभाकर मणि जी, ये एफआईआर जो आपने देखी है और ये इस एफआईआर में जो बातें लिखी हुई हैं, उस पर आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या है? क्या पवन खेड़ा का अपराध इतना संगीन था कि उनके खिलाफ देश की एकता को चोट कर पहुंचाना और दो समुदायों के बीच में नफरत फैलाना ये जरूरी था? जी, पहली निगाह में तो एफआईआर पढ़ने पे हास्यास्पद लगता है कि पवन खेड़ा ऐसे कोई तो एक विपक्षी पार्टी है और बहुत पुरानी पार्टी है, उसके सदस्य हैं, प्रवक्ता हैं। ठीक है, ऐसी गलतियां हर पार्टी के लोगों से भी होती रहती है, माफी भी मांगी जाती है, पवन खेड़ा ने भी मांगी थी। बीजेपी के लोग भी इससे पहले एक से एक बयान देते रहे, माफी मांगते रहे, लेकिन ऐसी जबरदस्त और उग्र प्रतिक्रिया पहले कभी वैसे मामलों में देखने को नहीं मिली थी जितनी हास्यास्पद इसमें है। एफआईआर में धाराएं लगाई गई है और आपको याद होगा असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा बहुत ज्यादा सक्रिय हैं अपनी निष्ठा साबित करने के लिए। पहले तृणमूल कांग्रेस के प्रवक्ता साकेत गोखले के मामले में भी हम लोगों ने देखा है कि क्या हुआ था, गुजरात से पकड़कर उनको एक तरह से मंगाया गया था। तो असम के मामले में ऐसी प्रतिक्रिया जो हो रही है, इसमें हैरानी वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि ट्रैक रिकॉर्ड अगर आप ध्यान में रखें तो ऐसा पहले भी करती रही है असम पुलिस और कई मामलों में अति सक्रियता दिखाती रही है। और हिमंत बिस्वा शर्मा पर जब से मुख्यमंत्री बने 2021 में, उसके बाद उन पर ऐसे कई अपना एजेंडा चलाने और शीर्ष नेतृत्व के प्रति अपनी निष्ठा साबित करने में लगे हैं। पहले कांग्रेस में थे, अब कुछ ज्यादा ही बीजेपी के प्रति भक्ति हो गई है उनमें। तो ये सब चीजें कोई नई नहीं है, मैं जैसी असम की राजनीति को देखता रहा हूं। प्रभाकर जी, आप लंबे समय से, पिछले कई दशक से असम की राजनीति को देख रहे हैं, समझ रहे हैं, वहां से लगातार आप लिखते भी रहे हैं। ये दीमा हसाओ, ये गुवाहाटी से कितनी दूर है? ये गुवाहाटी से काफी दूर है। ये सिलचर और कछार इलाके में पहाड़ी इलाका है, एकमात्र पर्वतीय इलाका है। डीमा हसाओ जिला है, हाफलॉन्ग है वो इलाका, जो बहुत मशहूर पर्यटन स्थल है और वहाँ अलग राज्य की मांग में आंदोलन भी होते रहे हैं और वहाँ कई चरमपंथी गुट भी हैं, वो आंदोलन करते रहे। लेकिन बहुत टूरिस्ट प्लेस है और मेरा है वो जटिंगा भी वहीं पास है जो पक्षियों का। मेरा सवाल ये है कि ये एफआईआर कल दर्ज हुई है 22 तारीख को, आज 23 तारीख है। दीमा हसाओ से पुलिस को दिल्ली पहुंचने में कितना वक्त लगता और किस रास्ते से आते? वो या तो सिलचर जाके आ सकते हैं, सिलचर से सीधी उड़ान है दिल्ली की, या फिर डिब्रूगढ़ जा सकते हैं। कम से कम दोनों हालत में 5 से 6 घंटे का रास्ता है। कितना भी जल्द जाएं, वहां सड़क छोड़ के और कोई रास्ता नहीं है, या तो ट्रेन है या सड़क, और उड़ाने नजदीक है वही 5 से 6 घंटे। क्या असम की पुलिस हर एफआईआर पर इसी तरीके से इतनी प्रॉम्प्टली काम करती, इतनी प्रॉम्प्टली अटैक करती कि कल एफआईआर दर्ज हुई, आज दिल्ली पहुंच के हवाई जहाज में चढ़ के डिप्लेन कर दिया? नहीं, मुझे तो दो ही मामले याद आ रहे हैं पवन खेड़ा के। पहले तृणमूल कांग्रेस के साकेत गोखले वाला मामला याद आ रहा है, जिसमें इतनी फुर्ती से 24 घंटे के भीतर कार्रवाई हुई थी, और तो मुझे कोई नजर नहीं आता ऐसा। एक जिग्नेश मेवाड़ी का भी केस था, आपको याद होगा? हाँ, उस मामले में भी ऐसी ही सक्रियता दिखाई गई थी। बिल्कुल। आपको क्या लगता है इस पूरे जो घटनाक्रम में, आपको क्या लगता है, क्या ये जो असम के मुख्यमंत्री ने जल्दबाजी दिखाई है, या वाकई मामला इतना संगीन था कि इतनी फुर्ती से काम करना बहुत जरूरी हो गया था? नहीं, ये तो कुछ अतिरिक्त सक्रियता दिखाई गई है इस मामले में। पवन खेड़ा कोई विदेश भाग नहीं रहे थे कि चलो उनको एयरपोर्ट से पकड़ा गया, इमिग्रेशन से पकड़ा गया, रेड अलर्ट जारी किया गया। वो तो विदेश भाग नहीं रहे थे, रायपुर आ रहे थे, उनको नोटिस भेजी जा सकती थी, उसके बाद गिरफ्तार किया जा सकता था। इस मामले में गिरफ्तारी इतनी जरूरी तो थी नहीं। अब असम सरकार ने जो बाल विवाह के खिलाफ आक्रामक अभियान जारी किया है, उसमें खुद गुवाहाटी हाईकोर्ट ने लताड़ लगाई है कि ये ऐसा संगीन अपराध नहीं था कि इसमें गिरफ्तारी और हिरासत में लेके पूछताछ करना जरूरी था। तो अदालत में जैसे पवन खेड़ा के मामले में भी हुआ, अंतरिम जमानत मिली गई है, सारे केसेज एक साथ क्लब करने का निर्देश दे दिया गया है। तो मुझे लगता है असम पुलिस ने जाहिर है ऊपर के इशारे पर अतिरिक्त सक्रियता दिखाई है इस मामले में। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।